वेलकम बैक मेरे फ्यूचर टॉपर्स। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि तुम्हारी मैथ की क्लास के साथ साथ अब साइंस के लेक्चर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि तुम्हें पता ही है, हमारी मैथ की जो क्लासेस होती हैं वो MWF में होती हैं, और जो हमारी TTS की क्लासेस होती है वो साइंस के लिए। और आज साइंस के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके प्री बोर्ड में, और इवन अगर आप क्लास टेस्ट के लिए भी देख रहे हो ना, उन सब चीज़ों के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक भी मिनट वेस्ट ना करते हुए चैप्टर को बहुत जल्दी से सम अप किया जाए, ताकि बोर्ड एग्जाम के टाइम भी ना अगर आप इस लेक्चर को देखो तो 100% आपको लगे कि यार मज़ा आ गया, इतने कम टाइम में इतना इफेक्टिव लेक्चर कैसे हो सकता है। ठीक है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस लेक्चर के बाद तुम्हें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दोबारा, किसी भी वीडियोस में या कहीं से भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि कार्बन का ही चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन फिर भी हम कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक रीजन है। अगर हमारे अर्थ से ऑक्सीजन हटा दो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस, या फिर कह सकते हो कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो हट जाएंगे। प्लांट्स तो फिर भी रहेंगे ना हमारे पास, एब्सोल्युटली रहेंगे। लेकिन अगर पूरे एटमॉस्फेयर से, पूरे अर्थ से कार्बन हटा दो तो लाइफ का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे अर्थ के अंदर सिर्फ 13% ऐसी चीजें हैं जिसमें कार्बन नहीं होता। बाकी हर एक चीज यानी कि 87% चीजों के अंदर कार्बन होता ही होता है। और इसीलिए हम ये इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और इसीलिए कार्बन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। क्योंकि चाहे तुम्हें किसी स्केलेटन की एज निकालनी हो, किसी डायनासोर के अंडे की एज निकालनी हो, एक जेनेटिक्स में से जो हमारे क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी एट द टाइम ऑफ द न्यू बर्थ या फिर रिप्रोडक्शन के टाइम पे, इन सब जगह कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कार्बन, और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। जब आप 11th और 12th में जाओगे तो यही दोनों आपके दो अलग अलग बुक्स बन जाएगी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजर डिफरेंस क्या है, हम अपने लेवल पे पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, वो क्या कंटेन करता हो? कार्बन कंटेन करता हो, दैट विल बी कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जहां पर कार्बन कंटेन ना होता हो, डू नॉट कंटेन कार्बन, उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आई? मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जहां पे कार्बन होगा उसको हम ऑर्गेनिक बोलेंगे, जहां नहीं होगा उसको इनऑर्गेनिक बोल देंगे। क्लियर? बेसिक डिफरेंस, 1 मार्कर या एमसीक्यूज में आएगा, तुम्हें सिंपली ये लिख देना है। आगे हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं आगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं सॉरी, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की तरफ पूरा घोच कर देंगे, हम बिल्कुल क्लियर कट चीजें पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है एक तरह से शेयरिंग बॉन्ड। देखो बॉन्ड भी होते हैं, है ना, बॉन्ड क्या होता है? एक एनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो शेयरिंग बॉन्ड, जब बॉन्ड्स में चीजें शेयर हो रही हो, एक बेसिक सा एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, मान लो मैं और तुम किसी दिन वॉक पे गए, ठीक है। अब मेरे मम्मी ने भी लंच पैक कर दिया है और तुम्हारी मम्मी ने भी लंच पैक करके दिया है, एंड दोनों की मम्मियों का दिमाग उस दिन थोड़ा सा हिल गया था। मेरी मम्मी ने जो लंच पैक किया ना, उसमें रोटी थी बट सब्जी नहीं थी, और तुम्हारी मम्मी ने जो लंच पैक किया ना, उसमें सब्जी थी और रोटी नहीं थी। अब हम दोनों ने अपना अपना लंच खोला, दोनों अपोज बैठे ऐसे, अरे यार क्या होगा अब ये। लेकिन यहाँ पर एक हम दिमाग लगा सकते थे, ना ही मुझे अकेले रोटी खाने में अच्छा लगता, ना ही तुम्हें अकेले सब्जी खाने में अच्छा लगता। हम दोनों ने अपनी बॉन्डिंग बनाई और चीजें शेयर कर ली। मैंने कुछ रोटी तुम्हारे साथ शेयर कर ली और तुमने कुछ सब्जी मेरे साथ शेयर कर ली, और इस तरह से हम दोनों ने एक कंप्लीट लंच ले लिया, कंप्लीट लंच कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ? शेयरिंग की ना। मैंने अपनी पूरी रोटी उठाकर तुम्हें दे देता, तुम तो खा लेते, मैं भूखा रह जाता। तुम अपनी पूरी सब्जी उठाकर मुझे दे देते, मैं तो खा लेता लेकिन तुम भूखे रह जाते। लेकिन इस केस में हमने किया कि हमने शेयरिंग की। और इसी तरह से जब शेयरिंग किसकी हो? इलेक्ट्रॉन्स की हो,
शेयरिंग किसकी हो, इलेक्ट्रॉन्स की हो। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो दो एलिमेंट्स के बीच में बनता है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है ये चीज, समझते हैं। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू और मोर एटम्स बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट देन दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छा, हम इस चीज को यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो कार्बन होता है ये हमेशा क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों, इसका भी रीजन समझा देता हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है सर, 6। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या हो जाएगा, 2,4। मतलब 2 तो चलो K सेल में है और L सेल में हमारा 4 है। यानी कि जब कभी भी इसको अपने ऑक्टेट यानी 8 एलिमेंट L सेल में कंप्लीट करने होंगे तो या तो ये अपने 4 पूरे दे दे या 4 किसी से ले ले। लेकिन लेन देन का काम कब होता है, जब आपके पास कम या ज्यादा हो, आपके पास कम या ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम भी सब्जी रोटी लाए होते, मैं भी सब्जी रोटी लाया होता, तुम्हारे पास सब्जी ज्यादा होती, मेरे पास सब्जी कम होती, तुम अपनी सब्जी मुझे दे देते। इस केस में तुमने मुझे सब्जी दे दी, बात समझ में आई, इस तरह तुमने मुझे अपनी सब्जी दे दी, तो इस केस में शेयरिंग नहीं हुई ना। लेकिन यहां पर देखो आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 4। अब जब किसी के पास उतने ही अमाउंट हो जितने की उसको चाहिए, क्योंकि 4 और 4 मिलकर ऑक्टेट फॉर्म कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो जितने हैं उतने ही चाहिए। तो इस केस में ना कोई लेगा और ना कोई देगा। इस केस में क्या होगी, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। कहेंगे चल भाई तू भी काम चला ले, मैं भी काम चला लेता हूं। इसीलिए कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, कभी भी ये डोनेट नहीं करता, ना ही गेन करता है। बात समझ में आई। लॉस और गेन के केस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते यहाँ पे कार्बन के पास, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। क्लियर, समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड बॉन्डिंग पेयर्स। ये हमारे काम की उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसको भी हम छोड़ लेते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहली चीज प्रॉपर्टीज हम पढ़े क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक सवाल हम चीजों को क्यों करें इसका एक ही जवाब मेरे पास है। तुम अपनी मैथ्स क्यों पढ़ो, तुम अपनी ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ो, लाइफ में कुछ काम है क्या सर, नहीं। तुम अपना साइंस क्यों पढ़ो, तुम अपनी एसएसटी क्यों पढ़ो, लाइफ में कुछ काम है क्या सर, एक ही काम है यार, क्लास 10th के एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, पहला तो ये काम है। बात समझ में आई। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट हो नहीं हो, हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, हम उसको पढ़ेंगे। क्लियर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, within the molecules of covalently bond molecules have strong bonds। यानी कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि दो लोगों की दोस्ती सबसे ज्यादा तब अच्छी होती है जब दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हो, दोनों एक दूसरे की जरूरत हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास मैथ का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है मान लेते हैं, एंड मेरा एक दोस्त है उसका साइंस बहुत अच्छा है। हम दोनों ने डिसाइड किया कि चल भाई पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए मैं तुझे मैथ पढ़ा दूंगा और तू मुझे साइंस पढ़ा दियो। समझ में आ रही बात। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत तगड़ी बॉन्डिंग बन जाएगी, बहुत तगड़ी। रीजन, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अब मेरे मैथ और साइंस दोनों अच्छे हैं, तुम कह दो कि सर आप मुझे साइंस पढ़ा दीजिए, सर दोस्त मान लो मैं तुम्हारा, तो मुझे साइंस पढ़ा दो। क्यों ही पढ़ाऊंगा भाई, मेरा खुद का अच्छा है, मैं अपना बोर्ड एग्जाम अच्छा देके चलाऊंगा, है ना। तो आपकी दोस्ती अच्छी कब होगी, आपके बॉन्ड अच्छे तब बनेंगे जब आपको एक दूसरे की जरूरत हो, यानी शेयरिंग करनी हो, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा हो। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। देयर आर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होता है, लो होता है, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जब आप शेयर कर रहे होते हैं ना तो आपके बीच में आयंस फॉर्म नहीं होते, और जब आयंस फॉर्म नहीं होते तो होगा क्या, आपके ऊपर चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो आप पुअर कंडक्टर बन जाओगे, पुअर कंडक्टर बन जाओगे। बात समझ में आ गई है, पूरी तरह से क्लियर है। जल्दी बता दो, अरे फ्यूचर टॉपर्स जल्दी बताओ, मुझे टॉप करना है तुम लोगों को। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, तो टोटल 3 टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से, पहला सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि जब
कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा हो, कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल मान लो कार्बन है और यहां पर हाइड्रोजन है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, बट क्या ये कोवैलेंट बॉन्ड है? यस, कोवैलेंट बॉन्ड है। यानी जब दो एलिमेंट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा हो, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब कार्बन के दो एटम दूसरे कार्बन के या दूसरे एलिमेंट के दो एटम के साथ शेयर हो रहे हो, यानी दो बॉन्ड बना रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द थ्री थे वो किसी और के साथ हो रहे होंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर चार होते हैं, दो किसी और के साथ हो रहे होंगे, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। क्लियर होगी बात? ठीक वैसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जब एक कार्बन के तीन इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी भी एलिमेंट या कार्बन के तीन एलिमेंट के साथ, तीन इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से समझा दूंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक हमारा आया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है? जब आपको किसी एक कंपाउंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं उनके सारे बॉन्ड और उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे हैं उसको स्ट्रक्चर में दिखाना हो, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैसे शो करते हैं? चलो बताता हूं विद एग्जांपल। तो इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। या तो तुमसे सीधा बोल देंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4, या तो तुमसे बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ CH4। दोनों तरीके हैं, दोनों का आंसर सेम होने वाला है। तो सबसे पहले हम CH4 लिखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले ना एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही वैलेंसी निकलेगी और वैलेंसी से ही हमें पता चलेगा कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आई? तो एटलीस्ट अपनी पीरियोडिक टेबल से 20 एलिमेंट्स तक के एटॉमिक नंबर लर्न कर लेना, उससे बाहर तुम्हारे क्लास 10th में नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। इसका कॉन्फ़िगरेशन किया तो कितना हो गया? 2,4। इसका कॉन्फ़िगरेशन किया तो कितना हो गया? 1। मतलब कि हमें यहाँ पर कार्बन को 4 चाहिए और इसको कितने चाहिए? 1 चाहिए। तो ये अपना डुप्लेट बना लेगा और ये अपना ऑक्टेट बना लेगा। बात समझ में आती? चलो अब बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन जो है, कार्बन को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है? कार्बन को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये हमारा कार्बन हो गया। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 और एक ये 4 इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? बैलेंस होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने की कमी है 4 इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर सकता है? बैलेंस कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? देखो 4। मतलब हमने कितने हाइड्रोजन लिए हैं? 4 हाइड्रोजन लिए हैं। तो अब हाइड्रोजन भी मैं दिखा देता हूँ, चलो। तो देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने था, उसके एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था। तुम ऐसा नहीं कि सेम स्ट्रक्चर बनाओ, तुम कैसा भी बना सकते हो, बट ये दिखने में अच्छा लगता है, हम इसलिए इस तरह से बना रहे हैं। अब तुम ध्यान से देखोगे तो हमारा जो ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, इसको मैंने क्रॉस बनाया है ताकि तुम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही बनाना है, तुम चाहो तो दोनों को डॉट बना सकते हो, बट डॉट और क्रॉस अलग अलग दिखाओगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तुम्हें पता है सरदार खुश हो जाएंगे तो नंबर देंगे। तो हाइड्रोजन कितने थे? 4। हाइड्रोजन कितने थे? 4। कार्बन कितना था? 1। तो ये वाला हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने के बाद इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब शेयर कर लिया ना, एक पहले से था, एक अब हो गया, यानी हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2 हो गए। और ये वाला हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। वैसे ही अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया और ये हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, डुप्लेट बना लिया। वैसे ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया और ये हाइड्रोजन भी बैलेंस। ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लिया और ये वाला हाइड्रोजन भी बैलेंस।
हमारे चारों हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं, बट क्या हमारे कार्बन बैलेंस हुआ? कार्बन के कितने चाहिए टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इसके पास पहले से थे। अब ये वाला जो हाइड्रोजन के लिए काम कर रहा था, इसने शेयर किया है कार्बन के साथ। क्यों? क्योंकि कार्बन ने अपना शेयर किया है इसके साथ। तो ये चारों जो हाइड्रोजन है, इन चारों के जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो अब किसके लिए हो गए? कार्बन के लिए भी हो गए। यानी कि हम जब यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाएंगे। यानी इस कार्बन वाले गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कार्बन को कितने चाहिए थे? 8, और कार्बन भी हो गया बैलेंस। ये हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया CH4 का, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बिल्कुल बता दो मुझे, अभी क्लियर है? अच्छा, सबसे बेस्ट तो ये रहेगा ना कि तुम लोग साथ में कॉपी पेन लेके बैठो, तुरंत का तुरंत नोट करो। स्क्रीनशॉट लेके बाद में नहीं देखोगे, मुझे अच्छे से पता है। स्क्रीनशॉट लेकर तुम बाद में बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं। हालांकि मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है, उसमें मैं नोट्स वगैरह डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ओके, ये समझ गए? अब वैसे ही CO2 जो है ना, ये CO2 ये होमवर्क में है, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसको अपनी होमवर्क की कॉपी में करना, या अभी वीडियो को पॉज करके पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। बस ऐसे ही तुम्हें धीरे धीरे करते करते इस लेक्चर के एंड तक तुम्हें पूरा कार्बन एड्स कंपाउंड, मेरा प्रॉमिस है कि अच्छे से प्रिपेयर हो जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं, कार्बन इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों है कार्बन के पास? मतलब मैंने बताया ना कि हम कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं। इस पूरे चैप्टर के एंड में ना एक चीज तुम्हें बताऊंगा, या चलो अभी बता देता हूं। कार्बन से हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर, या हमें अपनी लाइफ में सीखना क्या चाहिए? देखो, कार्बन का पहला नेचर, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, किसी को डोनेट या किसी को गेन या किसी के साथ लॉस में नहीं जाता। मतलब ये अपने रिश्ते शेयरिंग बेसिस पे बनाता है कि मैं आपके लिए यूज में आऊंगा, आप मेरे लिए यूज में आना। और अगर आपकी लाइफ में ऐसे रिश्ते हैं ना, तो 100% वही रिश्ते आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाले हैं। डिपेंडेंट रिश्ते नहीं होने चाहिए। लाइक आपको मैंने कर दिया, अब आप जाने दो, नहीं, शेयरिंग बेसिस पे। जब भी आप शेयरिंग बेसिस पे किसी से फ्रेंडशिप करते हो, आप उसके काम आओगे, वो आपके काम आएगा, दैट इज द बेस्ट फ्रेंडशिप, या कह सकते हो कि वो रिलेशनशिप सबसे अच्छी होती है। अभी हम बात करते हैं किसके? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। तो वर्सेटाइल नेचर का मतलब कि कार्बन का जो पहला नेचर है, ये है कैटानेशन का। कैटानेशन का मतलब क्या होता है? कैटानेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब कार्बन जो है ना, इसको खुद से ही बहुत प्यार है, खुद से बहुत प्यार है। इतना प्यार है कि जितने चाहे कार्बन आ जाएं, ये सब एक जगह इकट्ठा कर लेता है और अपने साथ जोड़ लेता है। जोड़ने के तरीके हैं, अभी बताऊंगा आगे, बट कार्बन लव्स कार्बन। यानी कि कैटानेशन को हम क्या लिख सकते हैं? दैट कार्बन लव्स कार्बन। कार्बन कार्बन से प्यार करता है। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या बनाता है? चैन बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है, और रिंग्स भी बना सकता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिलके। दूसरा वर्सेटाइल नेचर क्या है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या कहती है भाई? कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इट कैन फॉर्म्स 4 बॉन्ड। कार्बन इतना प्यारा कैरेक्टर है, इतना अच्छा इंसान है कि सिर्फ कार्बन को ही नहीं, अगर किसी और की वैलेंसी भी इसके साथ मैच कर रही है, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसकी वैलेंसी रेडी है, तो ये उसके साथ भी बॉन्ड बना लेता है बहुत इजीली। यानी हम कह सकते हैं कि पहला तो कार्बन जो है ना, ये अपने आप में ही कितने चाहे उतने बॉन्ड्स बना सकता है, अपने खुद में ही जुड़ सकता है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर एक कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों को चारों वैलेंसी के बेसिस पे 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ भी जोड़ सकता है। ये है टेट्रावैलेंसी, मतलब सारे के सारे अलग अलग। ये है हमारी कैटानेशन, मतलब सब एक साथ। बात समझ में आई? यानी कि हम लिख सकते हैं कार्बन लव्स कार्बन, और इसका लिख सकते हैं कार्बन लव्स ऑल। सबसे प्यार करता है कार्बन हमारा। बात समझ में आ गई? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, अब जो मैं बता रहा था कैटानेशन, कैटानेशन टाइप्स ऑफ होते हैं, बेसिकली चैन फॉर्म होता है। हम सबको पता है कि कैटानेशन के अंदर चैन्स फॉर्म होते हैं। अब वो चैन्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला मैंने बताया था स्ट्रेट चैन, दूसरा ब्रांच चैन,
और तीसरा साइक्लिक चैन या फिर उसको हम बोलते हैं रिंग्स। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? चलिए, तो स्ट्रेट चैन की बात करते हैं। स्ट्रेट चैन का मतलब कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ स्ट्रेटली जुड़ जा रहा है। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, खाली कितने बचे? 3, 4 होता है बैलेंस करने के लिए। तो बाकी के जो खाली बच रहा है ना, उसको हम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, खाली कितने बचे? 3 सेल। तो जितनी भी जगह खाली दिख रही है उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो। नहीं भी जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जोड़ दोगे तो देखने में अच्छा लगेगा। इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन इधर कनेक्टेड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर्ड है। कितने खाली बचे सर? 2। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। वैसे ही यहां भी 2 बचे तो यहां भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। ये हो गया हमारा चैन स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई? मतलब सारे के सारे कार्बन एक चैन में कनेक्ट है, एक चैन में कनेक्ट है, एक लाइन में कनेक्टेड है। क्लियर? दूसरा आता है ब्रांच्ड। यहां पर मतलब क्या है, जैसे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी ब्रांच निकली होती है, वैसे ही यहां पर कार्बन की ब्रांच निकलती है। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। लेकिन इनमें से एक किसी भी कार्बन से एक और ब्रांच निकल कर आ जाएगी। हो सकता है ब्रांच लंबी हो सकता है 2 अलग अलग ब्रांचेस निकल रही हो, मतलब एक निकले या मल्टीपल ब्रांचेस निकल जाए, बट यहां पर ब्रांच निकलनी चाहिए। बाकी जितने भी खाली बच रहे हैं सबको हम किसके साथ जोड़ देंगे? हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3। इसके साथ एक ही खाली है, एक हाइड्रोजन। इसके साथ 2 खाली है, 2 हाइड्रोजन। इसके साथ भी एक खाली है, एक हाइड्रोजन। इसके साथ 3 खाली है, 3 हाइड्रोजन। समझ रहे हो? इसके साथ 2 खाली है, 2 हाइड्रोजन। इसके साथ 3 खाली है, 3 हाइड्रोजन। मतलब कि कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ दो, बाकी जो भी बच रही है हर जगह सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ दो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आता है साइक्लिक या फिर रिंग चैन। यहां पर रिंग बन रही है। क्या बन रही है? रिंग। नहीं नहीं, वो वाली रिंग नहीं जो तुम लोग दे रहे हो आजकल, कार्बन वाली रिंग। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर रिंग्स बना रहा है, रिंग्स बना रहा है। हर कार्बन देखो एक सर्कल में, यानी साइक्लिक चेन, एक साइकिल में कनेक्ट है, एक रिंग में कनेक्टेड है। जगह बची हुई जगहों पर हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे। चलो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो देखो जुड़े हुए हैं, 2 अलग अलग हाइड्रोजन जोड़ दो। दो अलग अलग जगहों पर हाइड्रोजन जोड़ दो। हो गया हमारा साइक्लिक या फिर कह सकते हो चैन, हमारा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। ब्रांच, सॉरी, चैन, ब्रांच और रिंग। क्लियर हुई ये चीज? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लग रहा है तुम्हें कितना आसान है ये चैप्टर, मतलब चुटकियों में खत्म हो रहा है चैप्टर। सोचो कितना आसान है। चलो खैर, अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हमारी कार्बन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी ना, कि हम क्यों कार्बन को पढ़ रहे हैं, वर्सेटाइल नेचर क्या है, किस तरह के बॉन्ड्स बनाता है, ये सब खत्म हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर रहे हैं। अब हम कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो H फॉर हाइड्रो, C फॉर कार्बन, यानी कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम? हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से बता देता हूं, देखो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इस कार्बन की वजह से तुम्हारे परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे क्लास में एक लड़का आता है कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में एक लड़का आता है, एंड वो जब भी आता है ना, उससे इतनी डेंस परफ्यूम की खुशबू आती है, मतलब जब तक वो कोचिंग में रहेगा कोचिंग पूरी खुशबू करती रहती है। लेकिन मुझे बस ये नहीं समझ में आता उसके बगल में जो लड़का बैठता है ना, उसकी क्या ही हालत होती होगी। मतलब, और एक ही लड़का हमेशा उसके साथ बैठता है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, दोनों साथ में बैठते हैं, और लिटरली बताओ बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा कर आता है वो। चलो, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो वो उससे परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कभी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर क्या होगा, जब कभी भी सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा कार्बन के बीच में। अच्छा, हाइड्रोकार्बन की एक खास चीज है, ये जो डेफिनेशन हमने डिसाइड की है ना, 3 अलग अलग कैटेगरी में डिसाइड की है, ये बेसिस ऑफ बॉन्ड किया है अगर, तो बॉन्ड सिर्फ किसके किसके बीच में होना चाहिए? बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। इसका मतलब ये जो लाइन लिखी है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, इसका मतलब 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है,
जस्ट एक एग्जांपल लिया है मैंने, सही नहीं है, चलो मैं ए लिख देता हूँ इसकी जगह। किसी और के साथ डबल बॉन्ड है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन, कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ किस बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर वो सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, अगर वो सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गई बात। अगर वो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि हमारा एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। सो इन दोनों तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। और अगर हमारा एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो अब इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग बता देता हूं मैं तुम लोगों को। देखो यहाँ पर अभी यहाँ से ना तुम्हारा नॉमेनक्लेचर का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, नॉमेनक्लेचर का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पर एल्केन्स आता है, इसमें हमेशा क्या आएगा, जब भी सिंगल बॉन्ड होगा ना दो कार्बन के बीच में, अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर एल्केन्स आता है, सॉरी स्पेलिंग होती है इसकी ALKANES, एल्केन्स, एल्केन्स। जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है वहां पर अगर मैं बताऊं तो डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अलग अलग चीजें आती है। डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, डबल बॉन्ड के लिए आता है एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है एल्काइंस। यस, एल्कीन्स और एल्काइंस। खैर स्पेलिंग मिस्टेक मेरी हो जाती है तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इस वजह से मैं देख लेता हूँ स्पेलिंग, है ना। चलो खैर, अगर मैंने दिमाग लगा लिया कि स्पेलिंग क्या होगी तब तो मैं 100% गलत लिखूंगा। अगर मैं रैंडमली लिखता गया कुछ भी तो स्पेलिंग कभी गलत नहीं हो सकती। तो देखो हमारे पास अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा दो कार्बन्स के बीच में तो उसको हम बोलते हैं एल्केन्स, यानी एल्केन्स बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं एल्काइंस। ये तीनों वर्ड याद रखना, अभी जब नॉमेनक्लेचर कराऊंगा तो उसमें ये बहुत यूज में आने वाले हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी है। अगर हमारे पास एल्केन्स है तो CnH2n प्लस क्या हो जाएगा 2। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है एल्केन्स का। बात समझ में आई। यहाँ पे 2n प्लस 2, ये फॉर्मूला किसका है, एल्केन्स का। अच्छा, एल्कीन्स का क्या फॉर्मूला है, CnH2n। ये फॉर्मूला किसका है, एल्कीन्स का। किसका फॉर्मूला है, एल्कीन्स का। अभी कैसे यूज होगा मैं बता दूंगा। अच्छा, एल्काइंस, एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ये है हमारा एल्काइंस। समझ में आया, एल्काइंस क्लियर है। जल्दी से नोट कर लो इसको। ये क्या हो गया, एल्काइंस। तो हमारे ये तीन होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। समझ गए, तीनों को नोट कर लो। फॉर्मूला वगैरह हम अभी बाद में जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पर इसका यूज करेंगे। या चलो एक एग्जांपल लेके समझा ही देता हूं। अभी मान लेते हैं इस केस में हमारे पास n की वैल्यू अगर 1 है तो कितना होगा, C1H2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 1 जा 2 4, CH4 क्या बन जाएगा, CH4। यानी CH4 जो है ये कैसा कार्बन है, कैसा हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, और इस फॉर्मूले को फॉलो करने वाला हर हाइड्रोकार्बन एल्केन्स में आएगा और उसके पास सिंगल बॉन्ड ही होगा। बनाकर देख लो इसको। H कितना है, CH3, C लिख लिया, 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, सब के सब हाइड्रोजन कितने बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड के साथ, तो CH4, CH4। क्लियर, सारे सिंगल बॉन्ड में, मतलब ये हाइड्रोजन कैसा है, ये हाइड्रोकार्बन कैसा है, सैचुरेटेड। अच्छा, बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां पर बनाते हैं एल्कीन्स का, एक बना लेते हैं, एक एग्जांपल एल्कीन्स का भी ले लेते हैं। यहां पर अगर मैं डबल बॉन्ड बनाना है ना मुझे, चलो तो अगर मैं एक कार्बन ले लूं, एक कार्बन और दो कार्बन, दो बॉन्ड बना लिया। क्यों, क्योंकि एल्केन्स में कितना बनता है, डबल बॉन्ड बनता है ना। कितने बॉन्ड बन जाएंगे, डबल। तो इस कार्बन का तो दो कनेक्टेड है, यानी एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। इसके कितने कनेक्टेड है, 3, तो इसके दो हाइड्रोजन, सॉरी एक ही हाइड्रोजन आएगा, और इसके कितने हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन।
बात समझ में आई? C कितना था 3, तो H फॉर्मूला कितना था, ये N की जगह कितना रखा हमने 1 2 3 रख दिया, तो कितना आ जाएगा C3H3 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा ये C3H6। फॉर्मूला देखो 1 2 3 C3 1 2 3 4 5 6 H6, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया एल्कीन्स, और ये क्या हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बात समझ में आई? वैसे ही जो एल्काइंस है जिसमें 3 बॉन्ड बनते हैं, ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, इसके एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स बताओगे मुझे। होमवर्क क्या है तुम्हारा, एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स तुम मुझे बताओगे। समझ में आई बात? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारा होमोलॉजस सीरीज। होमोलॉजस सीरीज होमोलॉजस सीरीज में बस हमें डेफिनेशन समझनी है, इसका बहुत ज्यादा यूज हमारे इस चैप्टर में तुम्हें देखने को नहीं मिलता। हाँ 11 12 में जाओगे तो मिल जाएगा। इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड फॉर द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। यानी कि देखो CH3OH ध्यान से देखना, हमारे पास क्या हुआ, कार्बन कितना था 1, इसके कितने इलेक्ट्रॉन 4, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है 3, तो 3 हाइड्रोजन हमने डाल दिए, एक बॉन्ड यहां पर खाली बच गया, इसके साथ इसने क्या कनेक्ट कर लिया OH, क्या कनेक्ट कर लिया OH कनेक्ट कर लिया। तो इस तरह के ग्रुप को, यानी कि जब हमारे पास किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, इसके पहले मैं फंक्शनल ग्रुप बता दूंगा अभी क्या होता है, बट इतना समझ लो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन के साथ कोई एक अलग सब्सटेंस जुड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं होमोलॉजस सीरीज। बात समझ में आई? जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला C2H5OH, तो हमारे पास 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन में एक के साथ कितना हो गया 3 हाइड्रोजन, दूसरे वाले के साथ 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बचा OH, C2 हो गए H5 और OH बॉन्ड बन गया। मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ कार्बन के एक बॉन्ड में कोई और सब्सटेंस जुड़ा हो, उसको हम बोलते हैं क्या, होमोलॉजस सीरीज। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखेंगे, तो यहां वर्ड यूज हुआ था फंक्शनल ग्रुप, तो ये है हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये समझो, मान लो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड पहले से है, मेरे 2 हाथ हैं और मैं अपने दोनों हाथों में अपने बेस्ट फ्रेंड का हाथ पकड़ के चलता हूं, चल रहा हूं मजे से दोनों हाथों में आराम से, लाइफ में आगे बढ़ा, मुझे एक और ऐसा बंदा मिला जो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, बहुत अच्छा बनता है, और उससे धीरे धीरे बॉन्डिंग बन गई। अब मेरे पास कोई तीसरा हाथ तो है नहीं जो मैं उसे पकड़ा दूंगा, 2 ही हाथ हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपने इन दोनों फ्रेंड्स को एक हाथ में कर लूंगा, और जो नया वाला फ्रेंड है या किसी एक फ्रेंड को सिंगल हाथ में पकड़ लूंगा। वैसे ही कार्बन के पास टोटल कितने हाथ हैं, कार्बन के पास है टोटल 4 हाथ, 4 हाथ का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रेडी फॉर शेयरिंग। तो कार्बन अपने 4 में से कोई भी 3 बॉन्ड किसके साथ बना लेता है, हाइड्रोजन के साथ, और एक हाथ अपना खाली रखता है जो किसके साथ बनाता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ, मतलब जो पहले से ही सब्सटेंस हो, जो पहले से ही क्या हो, सब्सटेंस के फॉर्म में हो, जो पहले से ही सब्सटेंस के फॉर्म में, और वो फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए हैं, जिसमें से पहला फंक्शनल ग्रुप क्या होता है Cl और Br। ये लिखने का तरीका है, इसको हम बोलते हैं हेलो, क्या बोलते हैं हेलो, C फॉर क्लोरो, B फॉर ब्रोमो, ये यूज होता है वर्ड जब हम नॉमेनक्लेचर में नाम लिखते हैं। दूसरा आता है एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब OH, अगर हमारे पास एल्डिहाइड लिखा है इसका मतलब COH, ये बेसिकली COH है, इसको हम ऐसे स्ट्रक्चर में लिखे हैं। दूसरा आता है कीटोन का मतलब CO, ये स्ट्रक्चर वाइज ऐसा लिखेगा, लिखने में हम इसको CO ही लिखेंगे। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH, देखो COOH, बात समझ में आई, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया? क्लियर है ये? बिल्कुल।
फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ग्रुप को दे देता है कि चलो भाई तुम्हारे साथ भी हम कुछ बॉन्ड शेयर कर लेते हैं, साथ में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे जीवन में ऐसे ही। क्लियर? बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए, चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आता है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन। क्या आता है? नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। और ये नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले तो ये जो पूरा का पूरा चार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये पूरा का पूरा चार्ट लर्न करना है। अगर ये चार्ट लर्न है तो तुम नॉमेनक्लेचर कर पाओगे, नहीं लर्न है तो नहीं कर पाओगे। समझना इस चीज को। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक लिखा हुआ, जैसे CH4, ठीक है, C2H5, समझना इस चीज को। यहां पे कार्बन कितना है? 1। यहां पे कार्बन कितना है? 2। यानी हम नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे उस नाम का कुछ एक वर्ड पता करेंगे। जैसे अगर हमारे पास एक कार्बन हो, एक कार्बन का मतलब 1 कार्बन एटम हो, तो उसको हम बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं? मिथ। हमारे पास 2 कार्बन हो, उसको हम बोलते हैं ईथ। हमारे पास 3 कार्बन हो, उसको हम बोलते हैं प्रॉप। हमारे पास 4 कार्बन हो, उसको हम बोलते हैं ब्यूट। हमारे पास 5 कार्बन हो, उसको हम बोलते हैं पेंट। हमारे पास 6 कार्बन हो, उसको हम बोलते हैं हेक्स। मीथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ये बिल्कुल सीरियल वाइज भी याद कर सकते हो क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है ऐसे कार्बन है। अगर मान लो ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, अगर ये सब के सब जितने भी कार्बन है, एक ही कार्बन है तो छोड़ दो, 2 कार्बन है, इसको हम क्या बोलेंगे? एथ। अगर ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो ये जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन से कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों के दोनों कार्बन किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगा देंगे। एन क्या लगा देंगे? एन। अब तुम अपना फॉर्मूला याद करो जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था? एल्केन्स। एल्केन्स जो था उसका फॉर्मूला कितना था? CnH2n+2। और इसमें बॉन्ड कैसा बनता था? सिंगल बॉन्ड बनता था। यानी कि जब कभी भी तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा बिटवीन कार्बन्स, तुम उसको क्या बोलोगे? मान लोगे वो एल्केन्स ग्रुप का है, एल्केन्स ग्रुप का है। और इसी एल्केन में से तुम्हारा ये ANE निकल कर बाहर आ गया है, जो इसके नाम के साथ सेट हो जाता है। यानी जब नाम लिखते हैं ना तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन थे? 2 थे, तो हमने क्या लिखा? सॉरी, 2 कार्बन थे। 2 कार्बन थे तो हमने क्या लिख लिया? ईथ। क्या लिख लिया? ईथ। ETH। सारे के सारे कार्बन कितने बॉन्ड के साथ हैं? सिंगल बॉन्ड के साथ। मतलब क्या लग जाएगा? एन। यानी कि हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है? C2H6। C2H6 को हम क्या पढ़ेंगे? इथेन। क्या पढ़ेंगे? इथेन पढ़ेंगे। बात समझ में आई? CH4 कार्बन एक कार्बन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिथ। एक ही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, क्या लग जाएगा आगे? एन। यानी CH4 को हम क्या बोलेंगे? मीथेन। बात समझ में आई? प्रॉपर्टी समझ में आई? कैसे हम नाम पढ़ सकते हैं? अगर हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो हम उसका अब नाम बता सकते हैं। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए, अच्छा, अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड आ जाए तो? डबल बॉन्ड आ जाए तो पहला एल्केन था, दूसरा क्या था? दूसरा क्या था हमारे पास? अरे देखो मैं खुद ही नाम भूल गया। एल्कीन्स था, सॉरी, एल्कीन्स। ENES, एल्कीन्स था। एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? CnH2n। यानी कि यहां पर जो भी बॉन्ड बनता वो सारे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता। क्या? कौन सा बॉन्ड बनता? डबल बॉन्ड बनता। और जब कभी भी डबल बॉन्ड बनता है तो वो एल्कीन्स होता है और उसके नाम के आगे क्या लग जाता है? ईन्स। क्या लग जाता है? ईन्स। यानी कि फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूले के बेसिस पे देखो तो एक नाम लिखते हैं, C2 ले लेते हैं, H4, C2H4 ले लेंगे, है ना? C2H4 क्या हो जाएगा? हमारा एल्कीन्स ग्रुप का है। कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन के लिए क्या आता है? ईथ।
कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड बन रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? देखो, ईन। क्या लिखते थे? ईन, यानी इथीन। एक बॉन्ड रहेगा इथेन, 2 बॉन्ड रहेगा इथीन। बात समझ में आई? यानी सबसे पहले तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन लिखना है, उसके बाद नाम में आगे क्या जोड़ देना है? कौन सा बॉन्ड बन रहा है। यानी कि जब सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड बनेगा तो तुम लिख दोगे ईन। वही अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा, वही अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा तो क्या लिख दोगे? आइन। मान लो एक कार्बन है, मान लेते हैं 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रो। प्रो। और बॉन्ड कितना बन रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो क्या बन जाएगा? आइन। इसका फॉर्मूला क्या था? CnH2n-2। बात समझ में आई? हम जो पहले भी पढ़ रहे थे एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, वो एग्जैक्टली नॉमेनक्लेचर के पार्ट थे। अब क्लियर हो रही होंगी चीजें, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है, तुम वहां से एनसीईआरटी से एग्जांपल कर लेना, या फिर मेरे टेलीग्राम पे आ जाना, तो वहां बहुत सारे एग्जांपल्स तुम लोगों को दे दूंगा। ठीक है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। दूसरा हमारा ये चार्ट है, देखो मैंने बताया था जब कभी भी डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है? ईन लगता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगता है। दोनों चीजें क्लियर है? अब बारी आती है फंक्शनल ग्रुप की। बारी किसकी आती है? फंक्शनल ग्रुप की। मान लेते हैं हमारे पास एक है, दैट इज कार्बन, और यहां पर Cl जुड़ा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कितना है? एक, और एक कार्बन होता था तो क्या होता था? मिथ। मिथ होता था। एक कार्बन होता था तो क्या होता था? मिथ। ठीक है, चलिए, मिथ होता था। अच्छा, कितने बॉन्ड है सब में? सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? एन। एन हो जाएगा। लेकिन एक जगह देखोगे तो Cl जुड़ा हुआ है। Cl जब भी आएगा तो इसके लिए हम क्या प्रीफिक्स लगाएंगे? क्लोरो। क्या लगाएंगे? क्लोरो। और प्रीफिक्स का मतलब होता है पूरे नाम के पहले, और सफिक्स का मान होता है पूरे नाम के बाद। यानी अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं ना, कि तुम्हारे नॉमेनक्लेचर में क्लास 10th के लेवल पे अगर तुम्हें नॉमेनक्लेचर में फॉर्मूला जानना है तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स। सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स, फिर आएगा तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन, और फिर आएगा तुम्हारा सफिक्स। क्लियर? सफिक्स का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड। अब देखो, मान लो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन था, 3 हाइड्रोजन थे और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ था, यानी कि फंक्शनल ग्रुप भी है, नंबर ऑफ कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। प्रीफिक्स का मतलब हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे क्या जुड़ा है? Cl। Cl को ध्यान से देखो, क्या लिखते हैं? क्लोरो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर? क्लोरो। सबसे पहले क्या आ गया? क्लोरो। क्लोरो के बाद क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन यहां पे कितना है? सिर्फ एक, और एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मिथ। मिथ। ठीक है, इसके बाद क्या जोड़ेंगे हम? कितने बॉन्ड बन रहे हैं? कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड ही है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? एन। लिखा था मैं नंबर ऑफ बॉन्ड। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। बात समझ में आई? क्लियर है? यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3Cl। ये क्या हो गया? क्लोरोमीथेन हो गया इसका नाम। यानी सिंपल सा है, अगर तुम्हें ये दोनों के दोनों चार्ट याद है और मेरा ये फॉर्मूला याद है तो तुम आराम से किसी भी नॉमेनक्लेचर का नाम लिख सकते हो 10th क्लास के लेवल पे। क्लियर है बात? समझ में आ गई? नॉमेनक्लेचर इससे ज्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें बस याद रखना है प्रीफिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होता है, बस इतना ही याद रखना है, और ये चार्ट याद रखना है। आराम से सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़े अब, चलिए। तो अब हमारे पास आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनेट्स कंपाउंड। मैंने वैसे तो अलग से पेज दिया था, बट मैंने उसी पेज पे समझा दिया है। तो अभी नॉमेनक्लेचर तो देखो तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। एंड वीडियो अगर यहाँ तक पहुंच ही गए हो, देख ही रहे हो, तो एक लाइक का बटन दबा देना और एक वैल्यूएबल इमोजीज के साथ प्यारा सा कमेंट कर देना। अच्छा लगता है रिव्यू देखने में, लगता है कि हाँ ठीक है आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो कोई सपोर्ट कर रहा है आपको। तो मेक श्योर कमेंट जरूर करना, शेयर करना अपने व्यूज जो भी इस वीडियो को रिलेटेड है। चलिए, नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ आगे। ठीक है, अब तुमसे नेक्स्ट पूछते हैं ना
कि केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ। भाई केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमें देखनी पड़ेगी। माइक देखना पड़ता है यार, चार्ज है या नहीं चार्ज है। एक बार तो मैंने पूरा लेक्चर बना लिया और माइक पे ध्यान ही नहीं दिया, अब लग ही नहीं रहा कि माइक चार्ज शायद नहीं होगा उस दिन तो वीडियो रह गई। 1 घंटे बाद जब वीडियो देखना शुरू किया तब पता चला उसमें रिकॉर्डिंग सी नहीं है। चलो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। तो केमिकल की सबसे बड़ी मतलब कार्बन की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कंबसन, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन, तीसरा होता है एडिशन और फोर्थ होता है सब्ट्रैक्शन। सबकी बेसिक चीजें और सबके बेसिक ही हमें एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़ने हैं। एग्जांपल्स अगर हमने पढ़ लिया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने एग्जांपल्स पढ़ लिया है तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, कंबसन। कंबसन मतलब कार्बन की प्रॉपर्टी होती है जलने की, इंसानों की तरह नहीं जो किसी और से जले, खुद में जलने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे फ्यूल है, फ्यूल के पास पहले से कार्बन होता है, इसको हम कार में डालते हैं, यहाँ पर कंबसन होता है और जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 प्रोड्यूस करता है। यानी हम कभी भी कार्बन जैसे कि CH4 है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर इसको जलाएंगे, ऑब्वियस सी बात है यार ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगा, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जब भी इसको जलाएंगे हमारे पास क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और प्लस H2O रिलीज होगा और यहाँ पर हीट और लाइट मिलेगी। यानी कि हम एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हम किसी भी टाइप ऑफ कार्बन को अगर जलाते हैं, उसको कंबसन करते हैं, तो हमें वहां पर CO2 और प्लस हीट एंड लाइट मिलती है। ये चीज समझ में आई, हीट और लाइट मिलती है। समझ में आ गई ये बात। चलो दूसरा पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स इथेनोइक एसिड। यानी कि कभी भी हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं ना, कम किसका, कार्बन का, कार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एथेनोइक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, एथेनोइक एसिड मिलता है। इसकी एक रिएक्शन भी है, मैं तुम लोगों को लिखवा देता हूँ। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी एक मेरे पास बहुत अच्छी, हाँ ये देखो रिएक्शन रही, बट रिएक्शन से अच्छा है सिंपल एग्जाम्पल लिख लो। रिएक्शन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल लिख लो, क्योंकि रिएक्शन पूछेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। KMnO4, KMnO4 ये एक एग्जाम्पल लिख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बात समझ में आई। अब आते हैं एडिशन रिएक्शन पे। एडिशन रिएक्शन हम सबको पता है, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले में पढ़ा रखा है। अच्छा, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टॉपिक है ना, ये 3 टॉपिक जो है, इसको अगर डिटेल में समझना है तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या यहाँ पे देखोगे तो आई बटन पे आ रहा होगा, वहां से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं एडिशन रिएक्शन पे। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारे 2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए थे, 2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए थे और इसका रिएक्शन इन्होंने H2 के साथ कर दिया और इसमें कैटलिस्ट डाल दिया। कैटलिस्ट डाल दिया। कैटलिस्ट पता है क्या होता है, कैटलिस्ट नोज का काम करता है। कार में हम नोज का बटन दबाते हैं ना वीडियो गेम्स वगैरह में, तो कार बिल्कुल स्पीड से जाती है, वैसे कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शंस को बूस्ट करता है, रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, मतलब जो टाइम लैप्स है ना वो बहुत ज्यादा कम हो सकता है। तो जब हम यहाँ पर रिएक्शन देंगे तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं इन कार्बन के साथ 2 अलग अलग एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। ध्यान से समझना, R मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, R का मतलब कोई भी एक टाइप का रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, कोई भी एक टाइप का एलिमेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कोई सब्सटेंस जुड़ा हुआ है। तो जब ये क्या करता है, एडिशन रिएक्शन करता है, तो H2 को भी तो अपने साथ जोड़ेगा, H2 को भी तो अपने साथ जोड़ेगा ना। तो जब ये H2 को अपने साथ जोड़ेगा, मैं इधर लिख देता हूं, तो दोनों कार्बन हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में। पहले कितने बॉन्ड में थे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, अब ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यानी इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन खाली हो गया और इस कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। और पहले से 2 किसके साथ कनेक्टेड थे, R के साथ, तो पहले वाले 2 R के साथ कनेक्ट कर देते हैं, R के साथ। जो खाली हुए हैं इसमें ये H2 को फिल कर लेगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। यानी कि कार्बन के पास अगर एडजस्ट करके किसी और एलिमेंट को ऐड ऑन करने की कैपेसिटी है तो वो 100% करेगा। बात समझ में आई, वो 100% करेगा इस केस में, और इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बन ने यहाँ पर एक नया H2 जो था अपने ऑलरेडी बैलेंस है, पहले से बैलेंस है, बट स्टिल इसने अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके 2 और हाइड्रोजन को ऐड ऑन कर लिया, बिकॉज इट हैज कैपेसिटी। इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गई बात। अब आता है हमारे पास
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सिंपल सा एग्जांपल ले लो, CH4 प्लस Cl2 गिव्स दैट CH2Cl प्लस HCl। बात समझ में आई? यानी कि जब कभी भी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे, तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम है, बट जब प्रोडक्ट साइड में गया तो हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 2 एलिमेंट और बाकी का हाइड्रोजन Cl के साथ कर दे। इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बाद में बैलेंस कर लेना। बात समझ में आई? मतलब ये हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड। अगर तुम इस एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने एग्जाम में लेके चले जाओगे, इस टॉपिक से रिलेटेड हर वो चीज लिखोगे, इसलिए मैंने स्लाइड बाय स्लाइड नहीं किया है। कोई एक टॉपिक है तो उसकी हर चीज एक ही स्लाइड में रखती है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आता है सम इंपॉर्टेंट कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, और सिंपली बताऊं तो ये पूरा का पूरा लर्निंग बेस है, इसमें कुछ भी आपको ऐसा समझना नहीं है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर सकते हो, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एथेनॉल पूछते हैं, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5, कार्बन कितना था 2, तो क्या हो गया ईथ, ठीक है। OH पूरा, OH के लिए क्या लगता है फंक्शनल ग्रुप ऑल, तो इथेनॉल। समझ में आई बात? पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर देखते हैं तो रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, वाटर के साथ इजीली सॉल्व हो जाता है, कलरलेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और इसकी स्मेल बहुत प्लीजेंट होती है, मतलब ऐसी वाली खुशबू लगती है, मतलब मजा आ जाता है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन विद सोडियम करके देखते हैं। एक ही रिएक्शन हम करेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं करते। तो 2Na सोडियम के साथ रिएक्शन किया, किसको, इथेनॉल को, यानी C2H5OH को। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने लिखा है CH3CH2OH, ये है क्या एग्जैक्टली देखो, कार्बन कितने हैं 2, तो C कितना हो गया 2, कार्बन कितना होगा 2, H कितना हो गया 5, और लास्ट में OH। तो चाहे तुम ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। समझने मत, मतलब ऐसा मत समझना कि कुछ और लिख दिया, मैंने एक ही चीज लिखी है, 2 कार्बन हाइड्रोजन 5। बात समझ में आ गई? चलो, तो जब कभी भी हम इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं तो हमें मिलता क्या है, CH3CH2O, यानी इसको तुम लिख सकते हो C2H5O, और दूसरा क्या मिलेगा, प्लस इसके साथ जुड़ा होगा Na प्लस और प्लस हाइड्रोजन। मतलब ये सोडियम को सेपरेट कर देता है, सोडियम को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, और उसको हाइड्रोजन निकाल कर दे देता है। समझ में आई बात? चलिए, ये तो हमारा एथेनॉल था। एक और कंपाउंड है जिसके साथ हमें अभी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, दैट इज एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या फॉर्मूला है इसका, CH3COOH, CH3COOH। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात देखें तो कलरलेस होता है, और वेनेगर लाइक स्मेल देता है, मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत ही वेनेगर की स्मेल होती है ना, वैसी देता है। फ्लेमेबल होता है, ठीक है, वो भी हाईली फ्लेमेबल होता है। वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। फ्रेश एसिटिक एसिड लुक लाइक द आइस, सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक एसिड। इसको हम और क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिडिक एसिड, क्योंकि ये बिल्कुल आइस की तरह फ्रीज हो जाता है। सोर इन टेस्ट होता है, टेस्ट में कैसा होता है सोर, बट हमारा काम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज से। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कह रही है कि स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन देता है ये, और ये हमारा आया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रीफिकेशन। स्ट्रीफिकेशन समझो क्या होता है, ध्यान से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा। व्हेन एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट्स, बहुत लोग समझते हैं कि शराब जो होती है वो एसिडिक होती है, नहीं, अल्कोहल अलग होता है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताऊं तो अल्कोहल अलग होता है और एसिड अलग होता है। तो जब कभी भी हम एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, किसकी प्रेजेंस में, एक कैटालिस्ट में, ताकि जो हमारा जो रिएक्शन है वो थोड़ी फास्ट हो जाए। तो हमें क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है। क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है। बात समझ में आई? हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिला, ईस्टर मिला, और ईस्टर के साथ वाटर तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल ही जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, पहला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद
कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसका रिएक्शन? एथेनोइक एसिड का रिएक्शन। एथेनोइक एसिड का रिएक्शन हम कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखेंगे। तो इट रिएक्ट्स विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस ए सॉल्ट CO2 एंड वाटर। यानी कि जब कभी भी एथेनोइक एसिड किसके साथ, कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है ना, तो हमें क्या मिलता है? वाटर, CO2 एंड सॉल्ट। देखोगे यहाँ पे तो ये हमें सॉल्ट मिल गया, ये हमें वाटर मिल गया और ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तुम्हें डेफिनेशन लिखनी, एग्जांपल लिखना है, बस काम हो गया, फुल मार्क्स मिल गया। हाँ, एक चीज का ध्यान देना, इक्वेशन तुम्हारी हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। समझ में आ रहा हो? क्लियर है? बिल्कुल लाइन बाय लाइन, मतलब इतना डिटेल वीडियो तो तुम्हें देखने को मिलने ही वाला नहीं, वो भी इतने कम टाइम के अंदर, मतलब बिल्कुल शॉर्ट में, लेकिन हर एक पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए चलिए, देखो मेरी मेहनत हो रही है, अब बारी है तुम्हारी मेहनत करने की। इस लेक्चर को एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, मुश्किल से 3 से 3.5 घंटे लगने वाले हैं। तुम सेकंड टाइम पे 2x पे देख लेना, 1.5x पे देख लेना, 2 से 2.5 घंटे के अंदर तुम ये पूरा चैप्टर 2-3 बार भी अगर देख लोगे ना, एकदम लर्न हो जाने वाला है, मतलब गारंटी देता हूँ लर्न हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रही, तुम्हें सिर्फ लेक्चर देखना है। अब हमारा आखिरी में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर के, और हमारा टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। भाई हमने बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ी साफ सफाई हो जाए, कर लेते हैं सोप एंड डिटर्जेंट की। तो ध्यान से देखो, सोप और डिटर्जेंट में पहले तो डिफरेंस क्या होता है। सोप जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चैन फैटी एसिड होता है। मतलब सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, पोटेशियम सॉल्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, इनकी एक लॉन्ग चैन होती है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे M है, लॉन्ग चैन होती है, और ये फैटी एसिड के साथ मिलता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो RCOONA। R जो है वो कोई एलिमेंट नहीं है, इसकी जगह हम कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस जोड़ सकते हैं। ऐसा समझो कि जैसे हमारे पास अलग अलग फ्लेवर के साबुन हैं, अलग अलग काम करने वाले साबुन है, एक नहाने वाला अलग है, कपड़े धोने वाला अलग है, बर्तन धोने वाला अलग है ना साबुन। तो उसी चीज में नहाने वाले साबुन में इस आर की जगह कुछ और केमिकल्स डालेंगे, कपड़े धोने वाले में आर की जगह कुछ और केमिकल डालेंगे, बर्तन धुलने वाले में जो 100 नींबुओं की शक्ति वाला आता है उसमें आर की जगह कुछ और डालेंगे। तो ये आर जो है वो एक तरह से वेरिएबल इन केमिस्ट्री है, कैपिटल आर। समझ रहे हो? डिटर्जेंट की बात करें, जहां ये सोडियम सॉल्ट से या पोटेशियम सॉल्ट से बन रहा था, वहीं ये अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट से बनता है। डिटर्जेंट किससे बनता है? अमोनियम सॉल्ट या फिर सल्फोनेट सॉल्ट से। इसकी भी लॉन्ग चेन होती है और फैटी एसिड उसमें इंक्लूड होता है। फॉर्मूला की बात करें तो CH3 CH2 11 C6 H4 S4Na होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, नॉट फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला तो इसका पूछेंगे सोप का, इसका जनरल फॉर्मूला तुमसे नहीं पूछेंगे, इसका ये एग्जाम्पल है। ये केमिकल कॉम्बिनेशन तुम कंप्लीट कर दो, तुम्हारा सर्फ बन के तैयार हो जाएगा। तो फाइनली मैंने तुमको सर्फ बनाना ही बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक चीजें लिखने वाली हैं, लिख लेना, आ जाएगा। अब आता है क्लिंजिंग एक्शन ऑफ अ सोप एंड डिटर्जेंट। आई थिंक ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझना। एंड पूरी उम्मीद है कि तुमने पूरा लेक्चर देखा होगा, और अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और एक पॉजिटिव रिव्यू देकर जरूर जाना इस वीडियो से रिलेटेड, जो भी तुम्हें लग रहा हो दिल से कि हाँ इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई, ये चीज़ तुम्हें फायदा मिला, जरूर करके जरूर जाना यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे। तो क्लिंजिंग एक्शन ऑफ अ सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है? ये द डर्ट प्रेजेंट ऑन अ क्लॉथ, ये एक जार है, या जार कह लो, एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर पानी भरा है, पानी के अंदर सर्फ साबुन मिक्स है, और यहाँ पर एक कपड़ा है जो गंदा है, ये हमारा क्लॉथ है, ये हमारा क्लॉथ है, और इस क्लॉथ में ये जो है ये गंदगी लगी हुई है, ये जो है गंदगी लगी हुई है, और इसके अंदर सोप मॉलिक्यूल या कह सकते हो सोप का सोल्यूशन मिक्स है। ठीक है, तो द डर्ट प्रेजेंट इन द क्लॉथ इज ऑर्गेनिक इन नेचर। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, और वो वाटर में कभी घुलते नहीं है। यानी कि मान के चलो, जब तुम गंदे कपड़े पानी में भिगो तो सिर्फ पानी के अंदर, तो जो निकलता है ना वो धूल निकलता है, कपड़ों के अंदर का डर्ट तो कभी अपने से निकल ही नहीं सकता। Therefore, it cannot be removed by only washing with water. बात समझ में आई? यानी कि सिर्फ पानी से धुलने से वहां पर कोई काम बनने वाला नहीं है। When soap is dissolved in water, और जब इसी के अंदर हम वाटर के अंदर सोप को सॉल्व करके रखते हैं, डिसॉल्व करके रखते हैं,
So it hydrophobic and attract themselves to dirt and they remove it from the cloth. और ये क्या करता है, उस डर्ट को हाइड्रोफोबिक बना देता है, मतलब पानी में ना घुलने वाला, पानी के साथ मिक्स ना होने वाला, क्योंकि वो जो डर्ट है वो पहले से क्या है, हाइड्रोफोबिक ही तो था, तभी तो पानी के अंदर मिक्स नहीं हो रहा था, पानी के अंदर सेपरेट रह रहा था। तो ये क्या करता है, उसको निकाल तो देता है, कपड़े के अंदर से निकाल देता है और उसको हाइड्रोफोबिक बना देता है, ताकि वो पानी में भी मिक्स ना हो। पानी में मिक्स नहीं होगा तो जब हम पानी को ड्रेन करेंगे तो वो भी ड्रेन हो जाएगा। Then the molecules of the soap arrange themselves to missile formation of a trap of the dirt। अब ध्यान से देखो, होता क्या है, ये डर्ट था, डर्ट के अंदर मिक्स हुआ, ये डर्ट क्या कर रहा है, पूरी तरह से मिक्स है इसके अंदर और पूरे मॉलिक्यूल्स इस पे काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे सर्फ के मॉलिक्यूल्स हैं। इसको क्या किया इन्होंने, फैला हुआ था, कलेक्ट करके एक जगह पे ले आए, कलेक्ट करके एक जगह पे ले आए और इसको धीरे से कपड़े क्या कर दिया, बाहर कर दिया। देखो अब मॉलिक्यूल हमारा मिसल्स इसको बोलते हैं, बेसिकली जो डर्ट के पार्टिकल्स कपड़े से निकल कर जाते हैं उसको मिसल्स बोलते हैं। तो ये मिसल्स के रूप में बाहर कर दिया, एंड दीज मिसल्स remain suspended in the water and thus the dirt particle are easily raised away by water। बात समझ में आई? और इस तरह से हमारे कपड़े की हो जाती है धुलाई और हमारे कपड़ों के अंदर से गंदगी हो जाती है बाहर। बात समझ में आई? क्लियर है ये चीज पूरी तरीके से? ये कपड़े को धोने में कितनी मेहनत लगती है भाई, खुद सर्फ को, हमें नहीं, खुद सर्फ को भी कितनी मेहनत लगती है। इसलिए कपड़े धुलने से पहले उसको थोड़ी देर भिगो के रखना चाहिए, ताकि जो सर्फ के या सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी में पूरी तरह से मिल जाए और फिर कपड़ों के साथ मिक्स होकर वो डर्ट को रिमूव कर पाए। क्लियर है? समझ में आ गया ये टॉपिक? इजिली सेम टू सेम पॉइंट्स लिख के आ जाना, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। एंड ये था हमारा कार्बन कंपाउंड का एक कंप्लीट लेक्चर, जो तुम्हें 100% कोई भी टॉपिक छोड़े बिना डिटेल में पढ़ाया गया है। तो मेक श्योर इस लेक्चर को देखना, दोबारा देखना, 3 बार देखना, लेकिन जब तक लर्न ना हो जाए सेम लेक्चर देखना। तुम्हें ना नोट्स, तुम्हें ना बुक्स, तुम्हें ना कोई टॉपिक, ना कोई दूसरा वीडियो, कुछ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।